इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। Because China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाता है। चर्चा इस बात की होती है कि उनका बयान देश विरोधी कैसे हो जाता है। देश विरोधी हम नहीं कह रहे, लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर दूसरे देश में जाकर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी का बयान देश विरोधी है। जिस व्यक्ति को भारत से प्यार होगा वो अपनी लड़ाई यहां लड़ेगा। अगर वो विदेश में जाके कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो कोई यहां तो पूछ सकता है ना, भाई लोकतंत्र खतरे में है तो आप अपने परिवार के तीनों प्रमुख लोग संसद में कैसे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दिल्ली में कहें कि बहुत खराब है और न्यूयॉर्क में कहें बहुत अच्छा है। कैसे होगा ये तो नहीं हो सकता। वो तो जब सवाल पूछा जाएगा तो वो जो यहाँ बोल रहे हैं वही वहाँ बोलेंगे। वो विदेश से लेकर नेपाल से जेनजीज का आंदोलन ला रहे हैं, वो नेपाल से वो बांग्लादेश से तख्ता पलट लेके आ रहे हैं। वो इससे ज्यादा कुछ भी इस देश में ला नहीं पाए आज तक। देश सरकार से ऊपर होता है। देश को अगर बचाना है तो हमको सरकार की अंधभक्ति नहीं करनी है। कि राहुल गांधी जिस गति से आगे बढ़ रहे, गति ना कहें बल्कि हम उसको कहें जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे अब गठबंधन के अंदर भी एक खतरा पैदा हो गया है। अभी सबसे ज्यादा अगर मोदी जी परेशान है तो वो राहुल गांधी से, अगर संघ परेशान है तो राहुल गांधी से। इनको लग रहा है कि आदमी देश के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए खतरा बन रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला सलाहकार संपादक हमारे साथ हैं और मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं। आज ये नए मेहमान हैं, इसलिए आज इनको मौका थोड़ा ज़्यादा देंगे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। लगातार मोहन भागवत की तरफ से, संघ प्रमुख की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण की बात हम करेंगे, हम राष्ट्र उत्थान की बात करेंगे, हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को बचाने की बात करेंगे। एक तरफ संघ ये सारी बातें कहते हुए अपना शताब्दी वर्ष मनाने की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसी दिन एक बयान राहुल गांधी विदेश में जाकर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर बयान देते हैं, ये कोई नई बात नहीं, अक्सर ही वो विदेशों में जाकर बयान देते हैं। लेकिन चर्चा इस बात की होती है कि उनका बयान देश विरोधी कैसे हो जाता है। देश विरोधी हम नहीं कह रहे, लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर दूसरे देश में जाकर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी का बयान देश विरोधी है। राहुल के इस बयान के पीछे की क्या कहानी है, राहुल का ये बयान कैसे देश विरोधी बीजेपी बता रही है, और सबसे बड़ी बात कि संघ शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है और राहुल गांधी इस तरीके की बातें कह रहे हैं, इन दोनों को एक साथ एक मंच पर क्यों देखा जा रहा है, क्यों इसको लेकर सियासत हो रही है, इसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे। शुरुआत अवधेश कुमार जी से करेंगे, क्योंकि विषय राहुल गांधी है, जो कि उनके पसंदीदा विषय। अवधेश सर, मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ राहुल की बात करें और ये बताएं कि क्यों राहुल गांधी अपनी जो दिक्कतें हैं या देश की जो परेशानियां हैं वो वैश्विक मंच पर जाकर कहते हैं, यहां उन मुद्दों को उस तरीके से क्यों नहीं उठाते। अब ये तो जो उनके राहुल गांधी जी के जो रणनीतिकार सलाहकार हैं विदेश स्तर पर, कुछ लोग कहते हैं उनको गुरु है, मुझे नहीं लगता है। वो जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब हैं, जिनको सत्यनारायण गंगाराम कहने से समस्या पैदा हुई तो उन्होंने स्वयं अपने को कहलाना शुरू कर दिया। उड़ीसा के से थे, गुजरात में पले गए हैं, वो उनकी यात्राएं कराते हैं। ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं वो, उनको पार्टी से निकाल भी देते हैं, फिर पार्टी में आ जाते हैं, जो पाकिस्तान में अच्छा भी लगता है। तो वो राहुल गांधी जी इस समय एक
जो इस देश में कई प्रकार की कोशिश हो रही है, उसमें एक कोशिश यह है कि पहले देश के अंदर एक वातावरण बनाओ कि ये सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, सभी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही है, तो वोट चोरी करके इनको जिता रही है, इनको जनता वोट नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट पर इनका कब्जा है, सारी संस्थाओं पर कब्जा है, फासिस्ट सरकारें हैं, संसद में बोलने नहीं देती है, माइक बंद कर देती है, इस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों आदिवासियों को अत्याचार हो रहा है। अब फिर यहां से नहीं होता है तो विदेश में जाके फिर करो, ताकि किसी प्रकार से, मुझे जो लगता है कि देश में ठीक से हिंसा नहीं हो रही है, कोई बांग्लादेश नेपाल नहीं दोहराया जा रहा है, श्रीलंका, तो बाहर कुछ ऐसी हो कि ये सरकार की इमेज फासिस्ट की बने, ताकि कुछ प्रतिबंध लगे, इस सरकार की घेरेबंदी हो, फिर प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं पर रोक लगे, ताकि हम जो चाहते हैं इस देश में एक उथल पुथल वो हो। इसके अलावे जिस व्यक्ति को भारत से प्यार होगा वो अपनी लड़ाई यहां लड़ेगा। अगर वो विदेश में जाके कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो कोई यहां तो पूछ सकता है ना, भाई लोकतंत्र खतरे में है तो आप अपने परिवार के तीनों प्रमुख लोग संसद में कैसे हैं? आप विपक्ष के नेता कैसे हैं? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है तो अब महीना महीना सरकार के विरुद्ध में यात्राएं कैसे निकाल रहे हैं? और मंच से कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी नहीं, वो भी बोलते हैं ना कि भैया कोई सवाल कर दे तो नहीं, ये हमारा काम विपक्ष का नेता का है, हम इशू उठा रहे हैं। तो ये तो कोई सवाल पूछे ना, जिस समय वो चुनाव हार गए थे उस समय भी उनकी माताजी उत्तर प्रदेश से जीत के आई हैं, एक जगह से वो उन्होंने त्यागपत्र दिया, उनकी बहन वहां से जीत के आ गई हैं, तो ये तो कोई पूछता नहीं है। इस समय लोकतंत्र खतरे में बताने का मतलब हुआ बाहर जाकर के इस बात को लगातार बोलना। पहले तो यहां तक बोल चुके हैं ना कि भाई यूरोप अमेरिका आप लोकतंत्र के समर्थक हो तो आपको भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हो। बाद में उन्होंने सुधार किया कि नहीं नहीं हमारा आंतरिक मामला है, जब किसी ने बताया था। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष नहीं होता तब भी वो विदेश में जाते, वो बोलते, वो विदेश में जाए ना जाए इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हुआ है। अब दोनों में थोड़ा अंतर देखिए, 100 वर्ष में जो संघ काम कर रहा है वो 5 विषय उन्होंने लिया है कि इस पूरे साल में हम केवल 5 विषय पर काम करेंगे। परिवार की एकता कैसे कायम हो, संयुक्त परिवार की ओर कैसे लगो, परिवार प्रबोधन, लोगों के अंदर स्वदेशी स्वावलंबन का भाव कैसा हो, नागरिक कर्तव्य, 5वां जो पंच परिवर्तन की बात है उसमें कि इस देश के नागरिक को अपना कर्तव्य कैसे समझे, उनके लिए उनके बीच हमको जाना है। उसके साथ साथ जो पर्यावरण है, जो इस समय संकट बना हुआ हिमालय से लेके, उस पर लोगों के बीच जागरूकता कि आप क्या क्या करते हैं, उस पर जाना है। और जो समाज के अंदर जो छुआछूत, ऊंच नीच जाति, ज्यादा से ज्यादा एक जो जिसको सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से सम्मेलन करना है। अब आप सोचिए, एक संगठन अपनी शताब्दी वर्ष में केवल इन 5 विषयों पर काम करने जा रहा है, तो उसको क्या प्रमाण की जरूरत है कि वो देश में क्या चाहता है? राहुल गांधी जी इतना कुछ बोलते हैं, आपने भले नाम ले लिया, कभी सुना है कि किसी संघ के पदाधिकारी ने राहुल गांधी जी पर कोई सार्वजनिक कभी टिप्पणी भी की हो, इस देश के किसी नेता पर कभी की हो? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है, जो मैंने समझा, पहले मेरी समझ में नहीं आती थी और व्यवहार में है, कि कोई भी हमारा जो विरोधी है वो भी हमारा अपना ही है। वो आज विरोध कर रहा है, कर हमारा जो है अपना हो सकता है, हमको उसके विरोध में नहीं जाना है, हमको अपना काम करते रहना, ये व्यवहार में उतारते हैं। दूसरा उनका ये रहा है कि हमारा एक ही काम है कि संघ का स्वयंसेवक बनाना, उसके अंदर देशभक्ति का भाव पैदा करना। वो कोई भी काम करे, संघ कुछ नहीं करेगा, उसका स्वायत्त काम होगा, और ये वो पालन करते हैं। 50 काम स्वयंसेवक करते हैं, इसलिए कई बार ढूंढते हैं कि भाई इसमें संघ आजादी के आंदोलन में कहां था? अरे भाई, जब संघ अपने बैनर से कोई काम करना नहीं है, उसका एक ही काम बार बार कह रहे हैं, तो ये इसके कारण भी रहा कि संघ 100 साल तक चला गया, वो टूटा नहीं। बाकी संगठन बनेंगे वो टूट सकते हैं, ये दूसरा उनका भाव रहा है। और तीसरा जो उनके अंदर सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण बात ही रही है कि हमारी एक पद्धति है, उस पद्धति को आज तक उन्होंने नहीं बदला है। आज तक कि भाई हजारों लोग अपना जीवन दान दे के प्रचारक निकलेंगे, वो जाएंगे लोगों के बीच, यहाँ तक कि जो हमारे कार्यक्रम होंगे लोग अपने शुल्क से आएंगे, ताकि हमको चंदा लेने की जरूरत कभी नहीं पड़े, अपने खर्च से स्वावलंबिता के आधार पर चलते हैं। तो ये 3 काम उनका ऐसा रहा है कि इतनी प्रतिकूलताओं, इतने विरोध, मैं नहीं समझता हूं कि जिस संगठन के खिलाफ इतनी गाली गलौज हुई होगी जीवन में, आज तक निंदा चल रहा है, वो अपना काम करें। दोनों में तुलना नहीं हो सकती।
सकती है। राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस के हित में नहीं है, वो देश के हित में नहीं है, उनके भी राजनीतिक हित में नहीं है। लेकिन इस समय उनके रणनीतिकार जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं, वो इसी में विश्वास करते हैं कि किसी ढंग से उथल पुथल करा दो, और इस देश की जो संविधान और कानून ऐसा है कि आज अगर उनके पर कार्रवाई हो जाए तो फिर चारों तरफ हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी बिल्कुल ठीक। अवधेश जी, जिस तरीके से एक तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे विनोद सर, चिंतन लेखन आपका हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कांग्रेस की जो कार्यशैली में बदलाव हुआ है आफ्टर राहुल गांधी, वो कहाँ मिस हो रहा है? आप ये समझिए कि विदेशी धरती पर अगर जाकर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं और जिस संघ को वो सांप्रदायिक कहते हैं वो देश में इस तरीके की बातें कर रही है, तो आप जब वैश्विक मंच से इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक जो मैसेज जाएगा भारतीयों के प्रति या आपके अपने वोटर्स के प्रति, वो भी तो गलत ही जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने कई बार बोला है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो फिर क्यों इस तरीके की बातें? देखो प्रतीक्षा, अभी हम लोग पिछले सत्र में बात कर रहे थे कि अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, पहले माउथ पब्लिसिटी होती थी, तो उसी तरह अब इंटरनेट का ज़माना है। देश में या विदेश में अलग अलग बोलना, ये उस ज़माने की बात थी जब अखबार छपा, दिल्ली में पढ़ दिया गया, पता लगा कि वो लाहौर और वाशिंगटन तो दूर छोड़ दीजिए, वो दिल्ली का अखबार जो है इलाहाबाद में भी अगले दिन मिलता था सुबह दोपहर में, तो स्थानीय बात स्थानीय रह जाती थी। आज राहुल गांधी दिल्ली में बोले, चेन्नई में बोले, न्यूयॉर्क में बोले, लंदन में बोले, वो 1 मिनट में सब जगह सर्कुलेट हो जाता है। अब राहुल गांधी का जो विचार है संघ के बारे में, जो विचार उनका देश के मौजूदा निजाम के बारे में है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दिल्ली में कहें कि बहुत ख़राब है और न्यूयॉर्क में कहें बहुत अच्छा है। कैसे होगा ये? तो ये तो नहीं हो सकता। वो तो जब सवाल पूछा जाएगा तो वो जो यहाँ बोल रहे हैं वही वहाँ बोलेंगे। फ़र्क ये है कि वो दिल्ली के बजाय न्यूयॉर्क में बोल रहे हैं, और चूँकि अब वो चीज़ छिप नहीं सकती, तो इसलिए मुझे लगता है वो बोलते हैं, लगातार अपनी बात कहते हैं। इस बात तो थोड़ा सा उसमें सुधार भी दिखा, जैसे अभी अवधेश जी ने बताया कि उनका कि हाँ हमारा इंटरनल मामला है, उन्होंने टीवीएस सुजुकी और हीरो की बड़ी तारीफ की, फोटो भी खिंचाई बैठ करके। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत है, तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम बेरोजगारी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सवाल वो हो जाता है ना कि फिर आप यहाँ कहते हो कि अडानी के लिए कानून बन रहा है और बाहर जाके बजाज और इनकी भारतीय कंपनियों की तारीफ करते हो, तो सवाल उस तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो कहते हैं सब कुछ भारत बड़ा अच्छा चल रहा है तो फिर सवाल नहीं उठेगा कि यहाँ पे बोलते, तो कमोबेश तो वही बोलेंगे। अगर नेहरू जी के बारे में कोई सवाल कर दे किसी संघ के नेता से या भाजपा के नेता से इंग्लैंड में और पूछे कि नेहरू जी जो राष्ट्र संघ में ले गए थे कश्मीर का मुद्दा, तो आप समर्थक हैं उसके, तो क्या कहेगा? वो कहेगा बिल्कुल गलत ले गए थे, यही तो कहेगा। ये थोड़ी कहेगा कि नहीं सही ले गए थे, दिल्ली में गलत ले गए थे, लंदन में सही ले गए थे, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो अपनी अपनी राय है ना, और व्यक्ति अपनी राय जब देता है तो वो देश के बाहर दे या देश के अंदर दे, उसकी राय एक ही है, और यही राजनीति की ईमानदारी भी है। ये भाई मोदी जी ने भी कहा था कि 2014 से पहले इस देश में जन्म लेना, एक लोग पछतावा करते थे हम क्यों पैदा हो गए, तो उनकी राय थी, उन्होंने यहाँ भी बोलते थे वहीं बोलते थे। मैं तो कहता तब भी मैंने उनकी आलोचना नहीं की थी। ये बात बाकी राहुल गांधी क्या करते हैं या तो उनकी रणनीति कार जाने, वो समझ जा रहे, अब समझदारी उनकी है या उनकी अपनी समझ है उसको लेके। एक बात जरूर है, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की थी उससे वो अलग हट के राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया पिछड़ों के, राहुल गांधी पिछड़ों के आरक्षण चैंपियन बने हुए हैं, अति पिछड़ों के घोषणा पत्र ला रहे हैं तो वो कांग्रेस में ही कई लोगों को नहीं पच रहा है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो तमाम लोग हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं। तो अब वो उनकी अपनी सोच और समझ है। इसी तरह वो इस मुद्दे पर भी संघ को लेकर के उनकी दृष्टि साफ है, वो संघ के विचारधारा के खिलाफ है। वो बराबर कहते हैं हमारी वैचारिक लड़ाई है संघ से, तो इसलिए जब संघ की कोई बात आती है तो वो अपनी राय रखती हैं। संघ की जहाँ तक बात है तो संघ का गठन जब 1925 में हुआ था, तब भी वो राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने किया था कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुओं को संगठित करने के लिए कर रहे हैं, तो उद्देश्य तो राष्ट्र निर्माण ही है। लेकिन उस समय राष्ट्र निर्माण का क्या उद्देश्य था, क्या तरीका था, और आज कितना फर्क आ गया संघ में। उस समय अगर आप गोलवलकर जी की किताबें पढ़ें, द नेशनहुड डिफाइंड पढ़ें, जब बंच ऑफ थॉट्स पढ़ें, तो उस समय संघ अगर आज आ जाए तो यही लोग जो संघ की रैलियों में जाते हैं वही दौड़ा लेंगे। तो वहाँ से आते आते संघ की यात्रा मोहन भागवत तक जो हुई है कि आज वो कहते हैं हम सब एक हैं, मुसलमानों का डीएनए एक है, किसी मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। तो गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक की जो वैचारिक यात्रा संघ की है, अम्बेडकर की अर्थियाँ निकालने वाले लोग अब अम्बेडकर को मान रहे हैं
पूजा कर रहे हैं, अम्बेडकर को देवता मान रहे हैं। जो रिडल्स ऑफ हिंदुज्म किताब अम्बेडकर ने लिखी, फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म, कास्ट एनालिसिस इन हिंदुज्म ने लिखी, उसकी चर्चा नहीं होती। ठीक, वर्शिपिंग। तो मैं कह रहा हूँ वैचारिक इस तरह के बदलाव आते हैं। संघ निश्चित रूप से, संघ ने बहुत मेहनत की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अगर 1925 से लेकर 2025 तक सतत उसकी विकास यात्रा हुई है, तो उसमें निश्चित रूप से उसके हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान है, उनके समर्थकों का योगदान है, उनका अपना मेहनत है। हम उसकी विचारधारा से सहमत हों, असहमत हों, विरोध करें, अलग बात है, लेकिन उनकी एक कंटिन्यूटी, निरंतरता अपने संगठन के प्रति रही है, तो आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी सरकार है देश में, करीब 20-21 राज्यों में उनकी और उनके गठबंधन की सरकार है, तो निश्चित रूप से आज उनका एक प्रभाव मंडल है। लेकिन जब सरकार नहीं होती है, सरकार विपक्षी होती है, तब क्या स्टैंड होता है उन्हीं मुद्दों पर। आप कल्पना कीजिए कि अगर गैर भाजपा सरकार होती और दुबई में मैच हो रहा होता भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद, तो संघ और संघ के समर्थक अनुषंगिक संगठन कहाँ होते? सड़क पर होते। आज वो नहीं है, आज उनके लिए मुद्दा नहीं है। तो ये सब चीज़ें सत्ता और सत्ता के हिसाब से बदलती रहती हैं। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी की अपनी राजनीति है, संघ की अपनी राजनीति है, और इसी राजनीति कश्मकश में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। अनुराग जी, आपके सटायर राहुल गांधी पर लोगों द्वारा बड़ा पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि उसको आप मेंटेन रखे रहें। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार विदेशों में जाकर बयान देते रहे हैं, कोई पहला मौका नहीं है। ये सारे बयान उनके कभी फायदे में भी नहीं गए। विनोद सर ने ज़रूर ये कहा कि हाँ ठीक है, वो अपनी तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन वो ज़रूर बोल गए कि वो अपनी तरह की राजनीति कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। तो वो उस राजनीति का क्या फ़ायदा जो समझ में ना आए, ना आपके कार्यकर्ताओं को, ना आपके उन लोगों को। भीतर से ही आपके स्वर जो आपके खिलाफ स्वर उठने लगते हैं। किस तरीके की स्ट्रैटेजी और किस तरीके की प्लानिंग राहुल गांधी कर रहे हैं इस वक्त, बतौर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी? प्रतीक्षा जी, सबसे बड़ी पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जितनी हम लोग राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला तो क्या सोचा होगा, क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, मुझे उम्मीद नहीं राहुल गांधी जी ने खुद कभी सोचा होगा कि जो वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी है। वो जो प्रवाह में जो है वो जो आता है वो बोलते हैं, जो करते हैं उनको खुद बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इन्होंने अगर देखा जाए तो 2018 से विदेशी मंचों पर जाके देश को बदनाम करने की, मैं सीधा सीधा शब्द बोलूँगा, आप उसको काटने को काट सकती, देश को बदनाम करने की कोशिश करनी 2018 से शुरू करी। वो आज तक, वो 2025 तक अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंचों से, अलग अलग शब्दों के साथ। इस बार उन्होंने फिर से वो आरएसएस को कायर कह दिया और आरएसएस की विश्वसनीयता पे सवाल उठा दिए, दुनिया भर की चीज़ें करी। देखिए, जितना संघ का मेरे यहाँ सब बहुत मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, अगर मैं जितना आरएसएस की संघ की कार्यशैली को समझता हूँ तो मुख्य काम उसका सेवा रहा है और राष्ट्र निर्माण रहा है। ये दो चीज़ों के अराउंड पिछले 100 सालों में उसने काम किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ऐसा ही पैरेलल इनके पास भी संगठन हुआ करता था जिसे कहा जाता था कांग्रेस सेवा दल, क्योंकि उस समय कांग्रेस का भी काम सेवा और राष्ट्र निर्माण ही होता था। लेकिन जिस समय से नेहरू गांधी फैमिली का राजनीति में कंट्रोल बढ़ता गया तो ये सेवा से हटके, सेवा करने से हटके ये परिवार सेवा कराने पे आ गया। राष्ट्र और राहुल गांधी जी जब आए तो राष्ट्र निर्माण की जगह वो राष्ट्र का विघटन की तरफ आ गए कि जब जेनजीस उतर के सड़कों पे आ जाएगा तब जो है क्रांति हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो बांग्लादेश, वो देश को बनाना चाह रहे हैं, जो उनका स्वप्न है, तो उसमें उनको क्या लाभ है वो उन्हें खुद भी नहीं पता है। और ये उनको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये देश बांग्लादेश नहीं है, ये देश नेपाल नहीं है, ये देश श्रीलंका नहीं है, ये देश भारत देश है, और जिस पर बहुत ही स्ट्रांग सरकारें बैठी हुई हैं। वो ये छोटे मोटे जेनजीज के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे अपनी याददाश्त में जो युवाओं ने एक आंदोलन किया था, मेरे ख्याल से 1990 में जो मंडल के टाइम पे हुआ था, और उससे क्या आउटकम निकला था मेरे ख्याल से किसी को याद भी नहीं होगा। इतने पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था और उसके बाद उसको किस तरह से कंट्रोल कर लिया गया। तो उस समय जब कर लिया गया तो आज किस तरह से किया जाएगा इसे बताने की जरूरत नहीं। तो राहुल गांधी जी ये दिवा स्वप्न देखना बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक कि हम विदेशी
इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखिए ये पूरा परिवार हमेशा से विदेशी इन्फ्लुएंस में रह के ही देश में शासन करता है। ऐसा नहीं उसका हमेशा नुकसान ही हुआ है। नेहरू जी विदेशों से बहुत इन्फ्लुएंस रहे और उन्होंने देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी, बुरी भी करी, अच्छी भी करी। राजीव गांधी जी भी बहुत इन्फ्लुएंस रहे, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे बुरे काम भी किए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी जी जो विदेशी इन्फ्लुएंस में सिर्फ देश के लिए विघटन या एक तरह से गलत चीजें लेके आ रहे हैं, वो विदेश से कोई अच्छी चीज लेके आज तक आए हों वो मैंने नहीं देखा, मेरी याद में नहीं देखा। वो विदेश से लेके नेपाल से जेनजीज का आंदोलन ला रहे हैं, वो नेपाल से वो बांग्लादेश से तख्ता पलट लेके आ रहे हैं, वो इससे ज्यादा कुछ भी इस देश में ला नहीं पाए आज तक। सत्ता आज इनके हाथ से गई है तो उल्टे सीधे बयान आना, उल्टी सीधी बातें करना, और सत्ता गई कैसे? इनके हाथ से एक जो बहुत बड़ा इनका वोट बैंक था, मुस्लिम तुष्टीकरण करके जो मुसलमानों का वोट लेने का जो इनका एक मेन ट्रम्प कार्ड होता था, वो इनके हाथ से निकल गया। जो अगर वहां पे इन्होंने जाके कोलंबिया में संघ को कायर कहने के पीछे जो उद्देश्य था, जो मेरा यह मानना है कि किसी ना किसी तरह मुस्लिम वोट को फिर से अपने पक्ष में लाया जा सके। और एक चीज मैं एंड करूंगा इससे कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कायरता की बात की, उसमें मैं एक चीज और कहूंगा कि वीरता और मूर्खता में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो बहुत ज्यादा वीर होके अगर हम मूर्खता की बातें करने लगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। मैं इशारा समझ रही हूँ आपका। ठीक है पूर्णिमा मैम, उसका जवाब आप मत दीजिएगा, जो उन्होंने कहा उस पर आपने आपत्ति दर्ज करा दी, मैंने भी आपत्ति दर्ज करी, उसका जवाब हम नहीं देंगे। मैं चाहूँगी कि कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, चूंकि आप इतने समय से पार्टियों के लिए भी आप पत्रकारिता करती रही हैं, खबरों के लिहाज से आप बहुत मैच्योर अपनी बात रखती रही हैं, मैं चाहूँगी राहुल और कांग्रेस को लेकर ही आप अपनी बात रखें, ये कहते हुए कि राहुल के साथ इस वक्त जो उनका थिंक टैंक है या जो प्लानिंग है उनकी, वो कहाँ मिस हो रही है। आप उसी संघ की बात कर रहे हैं, संघ उन वोटर्स के बीच में अपनी बढ़त बनाया जा रहा है, और आप विदेशी धरती पर जाकर भारत की बात करते हैं। ठीक है, आप विनोद जी ने भी कहा कि वो बातें होनी चाहिए भाई, जो दिल्ली में कहेंगे वही वहां कहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। अगर संघ के विरोध में राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो वो देश का विरोध कैसे है मुझे नहीं पता। नहीं संघ देश बिल्कुल नहीं है, वो एक संगठन। दूसरी बात, ठीक है, आपके सवाल पर मैं आती हूँ। आपने कहा वो विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये उन्होंने मोदी जी से ही सीखा है। इन्होंने भी कहा कि 18 के बाद से शुरू किया है। मोदी जी का पहला भाषण जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और विदेश की धरती पे गए तो उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो यहाँ पैदा हुए होंगे उनको लगता होगा, शर्म आती होगी, शर्म से सर झुक जाता होगा कि हम कहाँ पैदा हो गए। ये मोदी जी का बाकायदा भाषण है, रिकॉर्ड्स में आज भी होगा। तो मुझे लगता है कि एक आध चीज़ें राहुल गांधी ने मोदी जी से सीख ली हैं, तो वो जो भी देश विरोधी जिसको लगता है कि वो बोल रहे हैं, वो इन्हीं की सिखाई हुई चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तक उन्होंने अपनी बात कहने की जो बात है, जो उन्होंने कोलंबिया में जाके यूनिवर्सिटी में कहा है, उसमें देश विरोधी क्या है? देश विरोधी वो संस्थाओं पे, सरकार की आलोचना पे अगर कुछ कह रहे हैं, संस्थाओं पे कंट्रोल की बात जो कह रहे हैं, वो जो यहाँ कहते रहे हैं वो वहाँ भी कह रहे हैं। उसमें ना कुछ नया है, ना कुछ अलग है, और ना ये देश विरोधी है। देश सरकार से ऊपर होता है। देश को अगर बचाना है तो हमको सरकार की अंधभक्ति नहीं करनी है। ये एक सिटीजन होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक आम नागरिक पत्रकार होने के नाते भी हर किसी को मानना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार का क्रिटिसिज्म हर किसी का हक है, अधिकार है। सरकार से सवाल पूछना अधिकार है, वो देश के खिलाफ नहीं है। मैं आज की डेट में ये मानने को नहीं तैयार हूँ कि कोई भी भारतीय जो इस धरती पे पैदा हुआ है देश के विरोध में है, वो देश विरोधी है। ऐसा नहीं है। सरकारों को हम कटघरे में खड़ा करते हैं। एज पत्रकार हमारा वो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम सरकारों से सवाल पूछें। आज पत्रकार बहुत सारे अपना वो फर्ज भूल गए हो तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार से सवाल पूछना, उसको कटघरे में खड़ा करना देश विरोधी नहीं है। जहाँ तक देश की धरती और विदेश की धरती की बात है, तो जब पूरा का पूरा ये संसार एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में समा गया है, तो आप कहीं पे भी कुछ बोलें,
उसका कहीं ना हर कोने में फैलना, उसका फायदा भी नहीं हो रहा ना। मैं ये पूछ रही थी, फायदे नुकसान की राजनीति राहुल गांधी को करते तो हमने देखा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से उनको नुकसान हुआ है, लेकिन एक तो उन्होंने अपनी राजनीतिक ईमानदारी शुरू से दिखाई है जब से वो एक्टिव हुए हैं, कि जिस चीज़ में वो रियली कन्विंस्ड है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो बिना फायदे नुकसान की सोचे वो कर रहे हैं। और शायद यही बात लोगों को पच नहीं रही है। कांग्रेस का जो 1914 के बाद से जो हश्र हुआ था, कुछ चीज़ें हो सकता है उनको समझ में आई हो। मंडल की राजनीति से कांग्रेस कट गई थी, उन्होंने पिछड़ों की बात नहीं की थी, हो सकता है उसकी वजह से रीजनल पार्टियों का उदय हुआ और कांग्रेस उसमें फंस के रह गई, गिर गई। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है राहुल गांधी अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश विरोधी कोई बात ऐसी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक ईमानदारी है। आज की डेट में नेता बस 10 तरह के मुखौटे लेके घूमते हैं कि हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कह रहे हैं। कम से कम उस आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो जो यहाँ कह रहा है वो बाहर जाके भी कह रहा है, मुखौटों के साथ नहीं घूम रहा है। तो इस चीज़ को हमें मान के चलना चाहिए। और जहाँ तक संघ की बात है, संघ के ऊपर तो उनके ऊपर केस भी चल रहा है, कोर्ट में वो डेफामेशन का केस है, वो पेशी लगती रहती है उनकी, कोई नए विचार उनके हैं नहीं। और संघ का जहाँ तक है, राष्ट्र निर्माण के काम में संघ लगा हुआ है। एक चीज सिर्फ संघ कर ले कि वो अपने डिवाइसिव विचारधारा को थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो वो वाकई में राष्ट्र निर्माण करने में सफल हो जाएगा। 100 साल से ऐसी कोई संस्था नहीं चल रही। राकेश सर, मैं चाहूंगी कि आप उस विषय पर थोड़ा सा ध्यान ले जाएं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को ही संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही जिसे बीजेपी देश विरोधी कह रही है। इसके पहले भी जब एसआईआर के लिए वो देश से आह्वान कर रहे थे, जिसको कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश से आह्वान कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने उसी जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी कंटिन्यू एक प्रोवोक थेरेपी जो है युवाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विश्व में रहें, चाहे किसी भी हिस्से में रहें या देश में रहें? आप मेरे से वो प्रश्न कर रही हैं जिसका जवाब तो कांग्रेसी भी ढूंढ रहे हैं। देखिए, 2014 से 2019 तक जब माननीय राहुल गांधी जी विदेश जाते थे तो कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चिंता ये होती थी कि किसी को ये पता ना चलने पाए कि विदेश में कहाँ गए। अब कांग्रेसियों के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेके है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं तो कहीं ऐसा कुछ ना बोल दे कि यहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो राहुल गांधी जी की जो प्रशंसा हो रही कि राहुल गांधी जी बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता। इसलिए यदि वास्तव में यदि आप समझदारी से बोलते तो आपको ये समझ में आता कि हमें क्या कहाँ बोलना है और क्या क्लिक करने वाला है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों कनेक्ट कर लेते हैं? कनेक्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है और कितना बोलना है। फिर राहुल गांधी जी की विदेश यात्राओं पे आप देखें तो पिछले 2-3 साल में एक बड़ा अच्छा पैटर्न सामने आया है। पैटर्न ये आया है कि या तो वो देश में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला होता उसके पहले विदेश जाते, या विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद वो विदेश जाते हैं। ये एक पैटर्न आया है। तो विधानसभा चुनाव होने के पहले जब वो विदेश गए, जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले गए तो इल्हान उमर से मिले वो अमेरिका में। इल्हान उमर कौन है? वो हैं जो जम्मू कश्मीर के विभाजन की समर्थक हैं। वो कहती हैं पीओके कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी संसद में होने वाले भाषण का बहिष्कार की थी, उनसे उनकी भेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर को क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं किस लिए मिला उनसे। फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो विदेश जाते हैं और बोलते हैं कि भाई वोट चोरी करके चुनाव जीता गया। आपने जो एसआईआर का मुद्दा उठाया, फिर यदि वोट चोरी का मुद्दा आया, फिर वो कह रहे हैं कि तमाम तरह के वोट जोड़े जा रहे हैं, तो एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए, एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। यदि एसआईआर बिहार में हुआ तो आपको फिर ये प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए कि 65 लाख वोट कट गए। यदि 65 लाख वोट चुनाव आयोग की तरफ से गलत काटे गए तो आरजेडी और कांग्रेस को प्रमाण के साथ जाना चाहिए और जो भी 1 महीने 1.5 महीने का टाइम हुआ था उसमें अधिकांश वोट जोड़ देना चाहिए कि भाई ये वोट गलत कटा है, ये प्रमाण है, इसको जोड़िए। तो 65 लाख में वोट कितने जोड़े गए दोनों पार्टियों की तरफ से, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर कांग्रेस के पास भी नहीं है। दूसरा, अब जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कांग्रेस के सामने वो ये आ रही है कि राहुल गांधी जिस गति से आगे बढ़ रहे
गति ना कहें बल्कि हम उसको कहें जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे अब गठबंधन के अंदर भी एक खतरा पैदा हो गया है। खतरा इस बात का पैदा हो गया है कि वो नंदी की तरह घुस रहे हैं। जैसे नंदी सब्जी मंडी के अंदर घुसता है तो वो कुछ नहीं देखता अगल बगल, तो वो इस समय पर वो उस रफ्तार से घुस रहे हैं अंदर, और उसके चलते वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो वोट छिटक गया है उस वोट को हमें वापस लाना है। और वो वोट वापस लाने का तात्पर्य हुआ कि जितने क्षेत्रीय दल उनके गठबंधन में हैं उनसे वोट छीनना। इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी दिख रही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी सामंजस्य की कमी दिखी और नहीं बन पाया सामंजस्य, और बिहार में भी तेजस्वी और ये भले ही एक बार वोट अधिकार यात्रा पे निकले लेकिन अब भी सामंजस्य का अभाव दिख रहा है। तो आप देखिए कि राज्यों में जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस की वोट पे खड़ी हुई हैं, और वो पार्टियों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि कहीं उनका वोट राहुल गांधी छीनने का प्रयास जो कर रहे कहीं छीन न ले। इसलिए अब जो कांग्रेस के अंदर पहले संकट थे राहुल जी, अब गठबंधन के अंदर भी संकट बनते दिख रहे हैं। मैं अंत में इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी आप सबको सुन ले। लगातार जो अल्पसंख्यक के वोटर्स की बात हो रही है, या यूं कहें कि मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है, कहा यह जाता रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार उसी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो वोट बैंक उनका छिटक गया है। मैं चाहूंगी कि राहुल के बयानों को लेकर आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, अपने विचार रखें, और दूसरा ये कि ये अल्पसंख्यक वोटर क्या वाकई में कांग्रेस से छिटके हुए दिखाई पड़ते? कि दो बातें हैं। पहली बात तो जो विदेशों की बात आ रही कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर किस तरह से बयान देते हैं। देखिए मैम, डिजिटल ज़माना है, हम यहाँ कमरे में बैठ रहे हैं, कल आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे पूरी दुनिया में चला जाएगा, तो कोई नई बात नहीं है। अब जहाँ तक सवाल वोट बैंक का है, मुसलमानों का कोई लीडर ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है। जो छुड़भैये हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति करते रहते हैं कि कभी मोदी को गाली दे दी, कभी राहुल को गाली दे दी, कभी उनको गाली दे दी, तो इस तरह से लोग अपनी रोटियां सेकते रहते। कौम का भला कोई लीडर नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या दूसरे लीडर हो। बहुत सारी बातें राहुल गांधी की कमियां निकाली जा सकती हैं, लोग निकालते हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर मोदी जी परेशान है तो वो राहुल गांधी से, अगर संघ परेशान है तो राहुल गांधी से। इनको लग रहा है कि आदमी देश के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए खतरा बन रहा है। लेकिन हम राहुल गांधी जी से, उनकी टीम से मैं कई बार कह चुका हूं कि जो आपके हवारी जवारी है ना, उनसे उल्टी सीधी सलाहें मत लीजिए। आप वो लीजिए जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलिए। ये जो 4-5-6 लोगों ने आपको घेर रखा है, उनसे आप बाहर निकलिए, और जब तक आप उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। इधर राहुल गांधी की जब से यात्रा हुई है, भाई साहब ये कह रहे थे कि वो रीजनल पार्टियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से जो यात्रा निकली है उसी की वजह से अखिलेश यादव 37 सीटें ले पाए हैं लोकसभा की। ये सिर्फ राहुल गांधी के यात्रा की वजह, भारत जोड़ो यात्रा की वजह थी। उनको क्यों नहीं मिली? उनको भी सीटें मिली, कैसे नहीं मिली उनको सीटें? उनको भी सीटें मिली हैं, उत्तर प्रदेश में उनको भी सीटें मिली हैं। अब बिहार का जो देखिए, अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो इलेक्शन हो रहा है वो अब आखिरी टाइम पर सिमट करके धार्मिक इलेक्शन हो जाता है। अभी ऐलान होने दीजिए, देखिए कैसे कैसे बयान अभी बयान वीरों के आते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे बस कल हिंदू मुसलमान होने वाला है, कल हिंदू मुसलमान होने वाला है। क्या मोदी जी ने विदेशों में जाकर के बयान नहीं दिए हैं? क्या वहाँ से हमारे मुल्क की बेइज्जती नहीं हुई जब ये कहा गया कि हमको शर्म आती थी भारत में पैदा होने में? जब ये कहा जाता है, क्या आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन लोगों का खंडन किया जिन्होंने ये कहा कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है? क्या उन लोगों का खंडन मोदी जी ने किया जो आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने के लिए से इनकार कर रहे हैं? क्या कल जो सिक्का परसों जारी हुआ है, आप संघ की बात कर रहे हैं, मुझे संघ से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन जब आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि उनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल है, तो फिर तिरंगा क्यों नहीं बनाया गया झंडे में? क्यों भगवा झंडा बनाया गया? उसमें तिरंगा क्यों नहीं है? इसलिए कि संघ को शुरू से तिरंगे से नफरत रही है और 52 साल तक उन्होंने नहीं फहराया। और आज जो सिक्का जारी हुआ है उसमें भी तिरंगा नहीं है। भारत माता के हाथ में, जिसको हम भारत माता कहते हैं, उसमें आपने भगवा झंडा लगा दिया। राहुल गांधी इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। अभी निर्माण है हमारे मुल्क का, और मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा,
और हम चाहते हैं कि तरक्की हो, लेकिन जिस तरह से मोदी जी की राजनीति है और राहुल गांधी की राजनीति है, दोनों में फ़र्क है। मोदी जी अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, हर जगह अपना पत्थर लगवाना चाहते हैं। राहुल गांधी के अंदर ये थिंकिंग नहीं है। वोटर्स की बात मैं कर रही थी कि कांग्रेस क्या वाकई में अपने उस छिटके हुए वोटर को राहुल गांधी अपनी स्ट्रैटेजी से वापस ले पाएंगे, और आप मानते हैं कि छिटके हैं वोटर? देखिए, जब एक ख़ानदान का मुखिया होता है, उसका ख़ानदान जब बिखर जाता है ना, तो कोशिश करता है कि वो इकट्ठा हो जाए। तो राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? अगर कोई वोट चटक भी गया है उनका, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई हम वापस ले आए अपना, उसमें क्या है? ये देखिए, ये कोई धार्मिक सिस्टम तो है नहीं, ये तो राजनीति है। हर आदमी वोट के हिसाब से ही कर रहा है। भाई मोदी जी भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो वोट के लिए कर रहे हैं ना, सत्ता चलाने के लिए कर रहे हैं। कोई देश निर्माण का तो कोई आप 5 काम नहीं गिना सकते मुझे मोदी जी के कि उन्होंने 5 काम ऐसे किए हों देश के लिए। आप 5 नाम नहीं गिना सकते। आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, तो इतनी बार सत्ता में नहीं आते ना। देखिए वो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आखिरी टाइम पर जब हम धार्मिक बॉल फेंकते हैं, जब हम मजहबी रंग देना शुरू कर देते हैं, तो फिर देखिए हमारे देश के हिंदू भी भोले भाले हैं और मुसलमान भी भोले भाले, वो बहकावे में आ जाते हैं। आप ये बताइए, प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें खुशी है हमारे मुल्क में इतना बड़ा मंदिर बना। क्या बीजेपी का उसमें कोई रोल था? नहीं था। केस कोई और लड़ा है, तख्ती मोदी जी की लगी है वहाँ, चाहे निर्माण का, चाहे शिलान्यास का मसला हो या उद्घाटन का मसला। इतने दिन से क्यों नहीं बन गया था? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अदालतों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मोदी जी ने किया, आप ये कहना चाह रही हैं? मेरी समझ में जो है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तिरंगे का विषय कई बार उठा, और अभी विज्ञान भवन में जब शताब्दी वर्ष को लेके संघ चालक मोहन भागवत जी से भी ये प्रश्न पूछा गया, और उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताई कि तिरंगे को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा, क्या कारण है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और तिरंगे के साथ क्या संबंध है। दूसरा, मौलाना साहब ने एक प्रश्न ये किया कि मोदी जी हर जगह अपनी तख्ती लगवाना चाहते हैं। पिछले 50 साल में भारत की ऐसी कौन सी संस्था है जो गांधी परिवार के नाम पे ना हो? पुल, पुलिया, बड़ी पुल से लेके वो तमाम ऐसे जगह हैं जहां आपको गांधी परिवार की पट्टी लगी हुई मिलेगी। इसीलिए मैंने उसे बढ़ाया नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ चीजों को कहने से पहले मुझे लगता है तथ्यों को परख लेना ठीक है। उनका अपना विचार था। तो संघ लगातार अपने शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, और राहुल गांधी विदेशी जमीन से कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे लेकर देश में सियासत हो रही है। मुझे लगता है कि सारी बातें राहुल के बयान से जुड़ी हुई और संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़ी हुई हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से आ गई। आपकी राय की बारी है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सबका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, आइए अपनी राय जरूर रखिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।